अशोक कुमार सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय बीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय में सेवा व कर, जो वस्तु एवं सेवा कर का विषय पाठ्य पुस्तक में से हम अब तक गत वीडियो में कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण के विस्तार से अध्ययन किया। आज हम नए टॉपिक में सम्मिश्रण योजना एवं सरलीकृत योजना, कंपोजिशन स्कीम एंड सिंप्लीफाइड स्कीम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सम्मिश्रण ग्रहण के प्रावधान CGST अधिनियम को जो हमने अध्याय 3 की धारा 10 व GST नियम अध्याय 11 के नियम 3 से 7 में दिए गए हैं, उनका विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम आपको जैसे अवगत कराया है कि सम्मिश्रण योजना एवं सरलीकृत योजना का अध्ययन करेंगे। सम्मिश्रण योजना है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इस कंपोजिशन स्कीम संबंधी जो धारा 10 के प्रावधान हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सम्मिश्रण योजना कंपोजिशन स्कीम क्या है उसका अध्ययन करेंगे। GST के प्रावधान काफ़ी जटिल हैं, जिसकी अनुपालना एक छोटा व्यापारी नहीं कर सकता है। आपको ध्यान होगा, जब 2017 में GST वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, तो छोटे व्यापारियों द्वारा काफ़ी समय तक हड़ताल और मार्केट को बंद रखा गया था। अपने संस्थान बंद रखे थे व्यापारियों ने। उसका कारण यही था क्योंकि GST का जो प्रावधान है वो काफ़ी जटिल है और जिसकी अनुपालना एक छोटा व्यापारी नहीं कर सकता है। यद्यपि जैसा कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि यदि अत्यधिक छोटे व्यापारी का कुल आवर्त 20 लाख रुपए, जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए, विशेष स्थिति में 10 लाख या 40 लाख रुपए, कुछ राज्यों के लिए 10 लाख था और कुछ बढ़ा के कुछ राज्यों ने 40 लाख रुपए था तक है, तो उन्हें पंजीकरण करवाने से ही मुक्ति मिल जाती है। फिर भी ऐसे अनेक छोटे व्यापारी हैं जिनका कुल विक्रय आवर्त इससे अधिक है, परंतु वे अधिनियम के जटिल प्रावधानों को नहीं समझ सकते हैं। अतः सोचा गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जिनका आवर्त न्यूनतम करमुक्त सीमा से अधिक है, परंतु 1.5 करोड़ रुपए, विशेष राज्यों के लिए 75 लाख रुपए से अधिक नहीं है, के लिए एक अलग कर योजना बनाई जाए। और इसके लिए अधिनियम में सम्मिश्रण योजना कंपोजिशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें एक व्यक्ति अपने कुल आवर्त का 1% और होटल हो तो उसकी दशा में 5% कर चुकाकर GST की जटिल प्रावधानों से मुक्त हो सकता है। अर्थात हम ये कहें कि जिस व्यक्ति की 1.5 करोड़ उस व्यापारी की आय है, जो विशेष राज्यों में तो 75 लाख रुपए है, बाकी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो एक अलग योजना जो बनाएगी उसे सम्मिश्रण योजना कंपोजिशन स्कीम का नाम दिया गया और उसे लागू कर दिया गया। और जिसमें एक व्यक्ति कुल आवर्त का 1% कर चुकाकर GST के इस जटिल प्रावधानों से मुक्त हो सकता है, परंतु होटल की दशा में उसको 5% GST देना होगा, कर देना होगा। कालांतर में ये भी लगा कि छोटे स्तर पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक अलग योजना होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 50 लाख रुपए तक की सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक सरलीकरण योजना भी लागू की गई है। इस सभी प्रावधानों का अधिनियम की धारा 10 में वर्णन है, अतः हम इसका विस्तार से इसका अध्ययन करें, क्योंकि बिना धारा 10 के अध्ययन किए इस कंपोजिशन स्कीम से संबंधी जो प्रावधान हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, और यदि इसको समझ नहीं पाएंगे तो इसको लागू करने में दिक्कत होगी। इसलिए कंपोजिशन स्कीम संबंधी धारा 10 के प्रावधान क्या हैं, उसमें पहला प्रावधान है कंपोजिशन स्कीम में आने का आधार। सम्मिश्रण योजना में आने का क्या आधार है? बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के ध्यान में न रखते हुए, परंतु धारा 9 उपधारा 3 एवं
धारा 9 की उपधारा 4 में वर्णित विपरीत कर के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यदि एक व्यक्ति की कुल आवर्त 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो वह धारा 9 की उपधारा 1 में वर्णित कर के स्थान पर घोषित दर से कर चुका सकता है, परंतु ऐसी कर की दर निम्न से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगी? अधिनियम की अधिकतम निर्धारित दर क्या है उसका जानकारी होनी चाहिए, और वो ये है कि समिश्रण उद्गरण में आने वालों के लिए जीएसटी अधिनियम या नियमों में अधिकतम दरों का उल्लेख है। यद्यपि जीएसटी परिषद ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दरों को बदल दिया है, और जो बदली हुई दरें हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापारी जो भी है, डीलर जो भी है, अधिकतम दर क्या होगी वो निर्धारित की गई हैं परिषद के द्वारा। उसमें पहला है किसी निर्माता की दशा में कुल आवर्त का। यदि कोई निर्माता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, उसकी जो कुल आवर्त है, टर्नओवर है, उसको अधिकतम 1% की दर से कर देना होगा, जीएसटी देनी होगी। दूसरा, अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड बी में वर्णित पूर्ति, जो सप्लाई की बात है, अर्थात मनुष्य का खाना एवं अन्य उपभोग की सामग्री एवं पेय पदार्थ, परंतु अल्कोहल यानी शराब को छोड़कर पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, अर्थात होटल और रेस्टोरेंट को अलावा कुल आवर्त का 2.5% कर देना होगा। और तीसरा है अन्य पूर्तिकर्ताओं की दशा में, अर्थात व्यापारी की कुल जो आवर्त है उसका 1/2% उसको टैक्स देना होगा। परंतु परिषद की अनुशंसा पर सरकार यदि घोषणा द्वारा 50 लाख रुपए की इस सीमा को बढ़ा सकती है, जो 1,50,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि परिषद की अनुशंसा पर सरकार अधिघोषणा द्वारा 50 लाख रुपए की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ से कर सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं। कहने का अर्थ है कि 1,50,00,000 रुपए तक बढ़ा सकती है, इससे अधिक नहीं। परंतु कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त ए, बी और सी जो हमने अभी पढ़ा है, प्रकृति का है, सेवा की पूर्ति भी कर सकता है उन सेवाओं को छोड़कर जिनका उल्लेख अनुसूची 2 के पैराग्राफ 6 के अनुच्छेद बी में है, अर्थात होटल व रेस्टोरेंट आदि की सेवा को छोड़ के, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि होटल इनकी सेवाओं को छोड़ के, बशर्त सेवाओं का मूल्य निम्न से अधिक न हो, उसका कुल आवर्त का 10% या 5 लाख रुपए, जो भी दोनों में अधिक हो, इसका स्पष्टीकरण यदि हम चाहें तो इस प्रकार दे सकते हैं कि सेवाओं का कुल आवर्त ज्ञात करते समय यदि कोई करमुक्त सेवा जमाऊ ऋण या अग्रिम को बढ़ा देने के लिए दी जाती है और जिसका प्रतिफल ब्याज या बट्टे के रूप में मिलता है, उसे राज्य अथवा संघ क्षेत्र में कुल आवर्त की गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे। ये धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। अर्थात हम ये कहें, चूंकि होटल व्यवसाय में संलग्न होने पर कर की दर 1% है, अतः ऐसी सेवा पर भी कर की दर 1% ही होगी। यदि वो होटल व्यवसाय में संलग्न न होने पर, यदि होटल व्यवसाय में संलग्न था तो हमने बताया था उसकी दर 5% है, लेकिन यदि इस तरह का व्यवसाय जो संचालन न होने पर भी होटल की जो दर है वो 5 और शेष के लिए 1%। धारा 10(1) के प्रावधानों की संक्षिप्त विवेचना किस प्रकार से करें, उसके लिए किस किस तरह की क्या प्रभाव पड़ेंगे इन प्रावधानों की, उनकी विवेचना हम करें तो सबसे पहले है नंबर 1, कंपोजिशन डीलर पर विपरीत कर लगेगा। जो हमने समिश्रण की बात कही है उसमें डीलर पर विपरीत प्रभाव लगेगा, जो विपरीत कर लगेगा। पूरे में स्पष्ट नहीं था कि क्या कंपोजिशन डीलर को भी विपरीत कर देना होगा या नहीं, परंतु धारा 10 में संशोधन करने के पश्चात ये स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि कंपोजिशन डीलर धारा 9 की उपधारा 1 में वर्णित अग्रगामी फॉरवर्डेड कर के स्थान पर कंपोजिशन डीलर के रूप में कर देगा,
नहीं कि उसे धारा 9 के सभी प्रावधानों से मुक्ति मिलेगी। अतः कंपोजिशन डीलर को विपरीत कर चुकाना होगा, पहला प्रावधान। दूसरा, कुल आवर्त की सीमा क्या होनी चाहिए? तो कुल आवर्त की सीमा 50 लाख रुपए तो अधिनियम में उस समय सम्मिलित की गई थी जब जुलाई 2017 में अधिनियम बन रहा था। प्रारंभ में सीमा 75 लाख रुपए थी, पर गत वर्ष 2018-19 तक 1 करोड़ रुपए थी और परिषद की अनुशंसा पर वर्ष 2019-20 अर्थात 1 अप्रैल 2019 से इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया, मतलब 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया गया। इसको 1 अप्रैल 2019 से। कर की दरें क्या? धारा 10 की उपधारा 1 में वर्णित दरें व्यवहार में कभी भी लागू नहीं हुई। परिषद की अनुशंसा पर दरें बदल जाती हैं। जैसे पहले निर्माताओं पर 2% कर था, बाद में 1% कर दिया गया। पूर्व में धारा 10 की उपधारा 1 एवं नियम 7 में समान दरों का उल्लेख था। चूँकि नियमों में परिवर्तित करना सरल होता है, अतः जीएसटी नियम 2017 के नियम 7 में संशोधन कर दरों का उल्लेख है। वर्तमान में यही कर की दरें लागू हैं। हम ये कहें कि जीएसटी जो करंट रेट्स ऑफ टैक्स एंड गिवन द रूल्स 7, जो वर्तमान में टैक्स की दरें हैं वो नियम 7 के अंतर्गत। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 तरह की दरें। मैन्युफैक्चरिंग पर तो 0.5% टर्नओवर जो स्टेट और यूनिवर्सिटी ट्रेजरी की जो करने का दूसरा इसी पे भी एसजीएसटी भी 5% लगेगी। जो रेजिडेंटल सर्विसेज हैं उस पर 2.5% और 2.5% स्टेट की। अदर सप्लायर्स पर 0.5% और वही सीजीएसटी और वही एसजीएसटी 0.5%। इस प्रकार जहाँ गुड्स एंड सर्विस नियमों में 1/2/2019 से जोड़े गए हैं, इसका अर्थ है कि एक पूर्तिकर्ता गुड्स एंड सर्विस जो शब्द है उनकी बात कही थी, पूर्तिकर्ता व्यापारी कर मुक्त माल एवं सेवाओं की पूर्ति पर कर नहीं चुकाएंगे। टेबल के रूप में स्पष्ट है कि ए व बी में आने वाले व्यक्ति कर मुक्त एवं कर योग्य माल एवं सेवाओं की पूर्ति अर्थात कुल पूर्ति पर कर चुकाएंगे, जबकि सी में आने वाले व्यापारी केवल कर योग्य माल या कर योग्य सेवाओं की पूर्ति कर चुकाएंगे। धारा 10 एवं नियम 7 में वर्णित की गई दरों को बार बार अनुसूची 2 के पैराग्राफ 6 के अनुच्छेद बी का उल्लेख आता है और वो निम्न प्रकार है कि ऐसे माल की पूर्ति जो किसी सेवा के निष्पादन में भी हो सकती है या अन्य प्रकार से हो सकती है, जो कि मनुष्यों के लिए भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों रूप में है या अन्य पेय पदार्थ हैं, मनुष्य के लिए प्रयुक्त अल्कोहल अथवा मदिरा बियर शराब को छोड़कर, चाहे ऐसी पूर्ति नगद राशि या विलंबित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो, तो उस पर टैक्स है। और चौथा, कुल आवर्त। कुल कर मुक्त एवं कर योग्य माल एवं सेवाओं के आवर्त को उदाहरणों के हिसाब से हम आगे समझेंगे। इस प्रकार धारा 10 की उपधारा 1 के प्रावधान थे, उनका हमने संक्षिप्त में समझा और जाना कि किस प्रकार से इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या जीएसटी जो लगाते हैं कैसे लगाएंगे ये, और इसके बाद हम इसके आगे के जो बिंदु हैं उनको अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।